हकीकत में बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि हमें माइंड मैप सीरीज को काम में कैसे लेना चाहिए। तो वो वस्तु उस आकृति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, या अगर उसकी आकृति में परिवर्तन हो गया है तो वो वापस से अपनी आकृति में लौट कर आती है। तो प्रतिबल और विकृति समानुपाती है, तो प्रत्यास्थता सीमाओं तक हमारे पास में एक सीधी रेखा बनेगी कि क्षेत्रफल और इस बल के ऊपर निर्भर नहीं करता है। जब किसी वस्तु का तापमान कम ज्यादा होता है तो उसमें तापीय प्रसार होता है। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं तुम सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत सही तुम्हारी पढ़ाई चल रही होगी। तो बेटा आज मैं दिनेश जाट फिर से तुम लोगों से मिलने आ गया हूं और आज एक नया टॉपिक हमारे लिए लेके आया हूं, जो है अपन ध्यान से देख रहे हैं ठोसों के यांत्रिक गुणधर्म। बेटा ये चैप्टर तो बहुत छोटा सा चैप्टर है और यहां से एक सवाल आएगा, इस बात की पक्की गारंटी है। अभी अपन थोड़े समय में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और ये सारी चीजें अगर तुम्हें याद है तो तुम बहुत आसानी से इस चैप्टर को अपना क्लियर कर सकते हो, इसके कॉन्सेप्ट मजबूत कर सकते हो। बेटा तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम बात कर रहे हैं कि माइंड मैप के बारे में, ये जो सीरीज है इसका उद्देश्य क्या है बेटा, सबसे पहले इसको जानते हैं हम, इसको किस तरीके से हमें लेना है। हकीकत में बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि हमें माइंड मैप सीरीज को काम में कैसे लेना चाहिए। बेटा माइंड मैप सीरीज का उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जो लास्ट टाइम प्रिपरेशन होती है, अंतिम समय में जो तुम टेस्ट देने से पहले लास्ट में दौड़ दौड़ के पन्ने पलट के अपने नोट्स देखते हो, वो बार बार पलट के ना देखना पड़े। तुम बहुत अच्छे से अपने जो नोट्स क्लास में सर ने करवाए हैं उनको अच्छे से देखिए, अच्छे से सवाल लगाइए, फिर फॉर्मूलों को या सूत्रों को याद कीजिए। और याद करने के लिए तुम्हें माइंड मैप मदद करेगा कि एक जगह तुम्हें सारे फॉर्मूले मिल जाए। बेटा जी तो माइंड मैप को सिर्फ फॉर्मूले के हिसाब से देखिए, अंतिम समय में किस तरीके से जल्दी से पूरे चैप्टर को ऊपर ऊपर से रिवीजन कर लें, सारे फॉर्मूले देख लें, सारी परिभाषाएं देख लें। तो ये सारी चीजें देख के अगर तैयारी करोगे तो माइंड मैप हमारे लिए एक रामबाण साबित होने वाला है। बेटा तो आइए देखते हैं आज का चैप्टर क्या है हमारा, ठोसों के यांत्रिक गुणधर्म। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि प्रत्यास्थता क्या होती है। बेटा किसी वस्तु के ऊपर मान लो कि हमने कोई बाहरी बल लगाया है और अगर उसकी आकृति में कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो वस्तु उस आकृति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, या अगर उसकी आकृति में परिवर्तन हो गया है तो वो वापस से अपनी आकृति में लौट कर आती है। इसे ही इसका प्रत्यास्थता कहते हैं कि किसी वस्तु का वह गुणधर्म जिसके कारण वह बाहरी बल द्वारा अपनी आकृति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, या अपनी या आकृति में परिवर्तन होने पर, आकृति में परिवर्तन होने पर वापस अपनी प्रारंभिक आकार में लौट जाएं, प्रारंभिक आकार में लौट जाएं। इसे ही हम इस वस्तु का प्रत्यास्थता कहते हैं। एक उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो रबर की तुलना में स्टील ज्यादा प्रत्यास्थ होता है। बेटा इसको याद कर लीजिएगा, ये पूछा गया सवाल है, महत्वपूर्ण है कि रबर और स्टील में ज्यादा प्रत्यास्थ कौन है। तो हमें जानना है कि रबर की तुलना में स्टील ज्यादा प्रत्यास्थ होता है, क्योंकि स्टील की आकार में परिवर्तन करना ज्यादा मुश्किल है। स्टील अपने आकार में होने वाले परिवर्तन का विरोध ज्यादा करता है एज कंपेयर टू रबर, इसलिए हमारे लिए स्टील ज्यादा प्रत्यास्थ है। आगे हम बात करते हैं बेटा, तो हमारे पास में आ गया है, देखिए एक बार, तो अगला है हमारे पास में कि भाई साहब कि प्रतिबल क्या होता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रतिबल। ध्यान से सुनिएगा कि किसी वस्तु पर मान लो कि हम कोई बाहरी बल लगाते हैं, किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल लगाया है, तो बाहरी बल लगाने की वजह से उसकी आकृति में परिवर्तन हो रहा है, उसका आकार बदल रहा है। जैसे कि मान लो कि मैं यहां से बल लगाऊं तो ये इसके आकार में ऐसे परिवर्तन हुआ, तो अंदर से कोई प्रत्यानयन बल लगा होगा, अंदर से एक ऐसा बल लगा होगा जो इसको वापस से अपने आकार में लाने में मदद करता है। तो वो जो आंतरिक प्रत्यानयन बल है बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं। और बेटा जब अपन बात करें कि साम्य अवस्था में ये जो बाहरी बल हमने लगाया है, जैसे कि मान लो कि हमने यहां पर कोई एक बल लगाया, ऐसे समझ लो कि मेरे पास में ये एक रोड है जिसको मैं एक बल से खींच रहा हूं। एक बल से खींचूंगा तो जैसे मान लो कि मैं इस पेन को खींचूं तो इस पेन की लंबाई में परिवर्तन हो जाए,
तो मैं जितना बाहरी बल लगा रहा हूं, अगर आंतरिक बल भी उतना ही रहा तो ये वस्तु वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में चली जाएगी या प्रारंभिक आकार में चली जाएगी। इसका मतलब ये जो आंतरिक प्रत्यानयन बल है, आंतरिक प्रत्यानयन बल, बेटा आंतरिक प्रत्यानयन बल ये है, ये लगभग बराबर होता है जो हम बाहरी बल लगाते हैं उसके। तो ये जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल की बात करते हैं, प्रतिबल के प्रकार कितने होते हैं, सबसे पहले आता है बेटा जी अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मतलब है कि जैसे मान लो कि हमने यहां पर एक ये रोड ली है हमारे पास में, ये एक छड़ है, ये एक छड़ है हमारे पास में। अगर यहां पर इस पर हमने ये बाहरी बल लगाया है F, जिसकी वजह से पहले इसकी लंबाई L थी, अब इसकी लंबाई में परिवर्तन कितने का हो गया है, डेल्टा L का। तो जब किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन हो जाए तो हमें अनुदैर्ध्य प्रतिबल मिलता है बेटा, और ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है F बटा A, क्योंकि ये प्रत्यानयन बल बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। तो आगे हम देखें संपीड़न प्रतिबल। संपीड़न प्रतिबल का मतलब होता है कि भाई देखिए सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा बेटा जी, अगर किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाया गया है तो उसके आकार में परिवर्तन कितने तरीके से हो सकता है, एक तो उसका आकार बदल सकता है, एक उसका आयतन बदल सकता है। बात समझ में आती है? तो आयतन पे अगर बात करें तो इसको बोलते हैं संपीड़न प्रतिबल, जिसमें क्या होता है जैसे कि हमने यहां पर इसके ऊपर बल लगाया है तो इसकी लंबाई पहले L थी, अब इसकी लंबाई ये कम हो गया है, छोटा हो गया है, तो इसकी लंबाई डेल्टा L से कम हो गई है, मतलब इसके आयतन में भी परिवर्तन आएगा बेटा जी। बात क्लियर है? इसको हमने संपीड़ित कर दिया है। क्लियर? ये भी हमारे पास में वही आंतरिक प्रत्यानयन बल और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बराबर होगा। आगे हम बात करें तो यही आयतन प्रत्यानयन बल था, ये आयतन प्रतिबल था हमारे पास में। तो देखिएगा बेटा यहां से ये जो संपीड़न प्रतिबल था, इसको ध्यान से सुनिएगा, हमने यहां से देखिए ये जो टेंसाइल स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब है लंबाई का बढ़ना। टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब है बेटा लंबाई का बढ़ना, और संपीड़न प्रतिबल का मतलब यहां से ये हो रहा है, यहां पर हमारे पास में कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब है बेटा जी यहां पर लंबाई कम होती है, लंबाई कम होती है। ध्यान से सुनिएगा कि हमारे पास में ये कोई, मान लो कि ये कोई छड़ है, तो इसको अगर ऊपर से दबा दिया जाए तो इसकी लंबाई में क्या होगी, कमी होगी। तो जब लंबाई में कमी होगी तो यहां पर संपीड़न प्रतिबल, और लंबाई में वृद्धि होगी तो क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस होगा। बेटा जी क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस होगा। बात समझ में आती है? बाकी ये प्रतिबल एक ही है, दोनों अनुदैर्ध्य प्रतिबल के उदाहरण हैं। लंबाई का बढ़ना और लंबाई का कम होना अनुदैर्ध्य प्रतिबल को ही दर्शाता है बेटा जी। आगे हम बात करें तो हमें यहां पर प्रतिबल जो दूसरा आया है कि आयतन में परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि मान लो कि एक गुब्बारा लिया और गुब्बारे को लेके हम पानी में उतर गए, गुब्बारे को लेके हम पानी में उतर गए, तो चारों तरफ से या सभी जितनी भी दिशाएं हैं उन सभी दिशाओं से उस पर एक लंबवत बल लगता है। जैसे मान लो कि मेरे पास में ये एक डिब्बा था, इस डिब्बे को इधर से भी बल लगाया, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, सभी दिशाओं से अगर इसके ऊपर मैंने ये जो बल है, ये बल होता है लंबवत बल। ये कैसा बल होता है बेटा जी, ये होता है लंबवत बल। सभी दिशाओं से अगर बराबर परिमाण का लंबवत बल लगता है तो ये डिब्बा थोड़े समय में यहां से कंप्रेस हो जाएगा, इसका आयतन कम हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण लें हम, हमारे पास में ये एक गुब्बारा है, ये एक गुब्बारा है, इस गुब्बारे को सभी तरफ से अगर लंबवत बल लगा के इसको दबाया जाएगा तो इसका आयतन पहले v था, अब ये पिचक के यहां तक पहुंच गया है कुछ इस तरीके से बेटा। तो इसके आयतन में परिवर्तन हो गया है, इसके आयतन में परिवर्तन हो गया है। तो आयतन परिवर्तन की वजह से जो प्रतिबल है उसको बोलते हैं आयतन प्रतिबल। फिर आगे बात करें, अच्छा आयतन प्रतिबल, ये जो बल है इसका लंबवत बल बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर बात? फिर है अपरूपण प्रतिबल। अपरूपण प्रतिबल का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास में मान लो कि ये एक डिब्बा रखा है, ऐसे समझो कि ये मान लो कि मेरे पास में एक बॉक्स है, या मान लो कि जैसे हमारे घर में अपन गेहूं की बोरी मान ले या चावल की बोरी होती है, अगर उस बोरी को हम यहां पर एक स्पर्श रेखीय बल लगा दें, एक स्पर्श रेखीय बल लगा दें, तो क्या होगा बेटा जी, यहां से थोड़े समय बाद में ये बोरी ऊपर से थोड़ी सी ऐसे टिल्ट हो जाएगी। बात क्लियर है? तो इस तरीके से अगर इसमें बदलाव आ रहे हैं
तो ये जो स्पर्श रेखीय बल की वजह से ये जो बदलाव आया बेटा जी, यहां पर इसमें अपरूपण प्रतिबल आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? अपरूपण प्रतिबल। जैसे हमने यहां पर इस पर ये बल लगाया, बल लगाने की वजह से ये थोड़ा सा ऊपर से झुक जाता है। तो ऊपर से थोड़ा सा अगर झुक गया है तो यहां पर जो प्रतिबल आएगा वो अपरूपण प्रतिबल आएगा। फिर आगे बात करें तो भंजन प्रतिबल क्या होता है? भंजन प्रतिबल का मतलब होता है कि किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाएं तो अधिकतम कितना बल सहन कर सकती है। तो अधिकतम प्रतिबल की अगर बात करें, जैसे ये भंजन प्रतिबल, भंजन का मतलब टूट जाए, कि अगर ये अधिकतम बल लगा दिया है हमने, इस बल के बाद में अगर बल लगाएंगे तो ये टूट जाएगा, तो इसको अपन बोलेंगे भंजन प्रतिबल। और भंजन प्रतिबल बोले तो ब्रेकिंग स्ट्रेस, और ये होता है अधिकतम बल बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और ये निर्भर करता है एक तो पदार्थ की प्रकृति पर, दूसरा तापमान पर और अशुद्धि पर। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को जानना कि यह बल व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये जो भंजन प्रतिबल है बेटा जी, ये सिर्फ और सिर्फ पदार्थ की प्रकृति, तापमान और अशुद्धि पर ही निर्भर करता है। ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और इस बल के ऊपर निर्भर नहीं करता है। बहुत सारे बच्चे इसको गलत आंसर दे देते हैं कि यहां पर बल बटा क्षेत्रफल लिखा है तो हम इसके ऊपर निर्भर मान लेते हैं, जबकि ये इसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। क्लियर? आगे हम चलें तो हमारे पास में अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, वो है विकृति। विकृति का मतलब है कि किसी वस्तु पर अगर हमने बाहरी बल लगाया है, किसी वस्तु पर अगर हमने कोई बाहरी बल लगाया है तो उस बाहरी बल की वजह से उसके आकार में कुछ परिवर्तन आएगा। उसके आकार में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आएगा। तो उसके आकार में कितना परिवर्तन आया बटा उसका प्रारंभिक आकार कैसा था, इसी को अपन क्या बोलते हैं? विकृति बोलते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें अनुदैर्ध्य विकृति, कि हमारे पास में ये एक L लंबाई की छड़ है, इसको हमने एक F बल से खींच लिया तो इसकी लंबाई में परिवर्तन हो गया कितने का? डेल्टा L का। तो अनुदैर्ध्य विकृति होती है वस्तु की लंबाई में परिवर्तन बटा वस्तु की प्रारंभिक लंबाई। भाई आकार में परिवर्तन की बात कर रहे थे, तो यहां आकार में क्या बदल रहा है? लंबाई बदल रही है। तो वस्तु की लंबाई में परिवर्तन बटा वस्तु की प्रारंभिक लंबाई, तो ये हो जाएगा वस्तु की आकार में परिवर्तन बोले तो डेल्टा L और प्रारंभिक लंबाई कितनी? L, तो डेल्टा L बटा L आता है। और अगर मैं बात करूं कि विकृति की अगर इकाई की बात करें बेटा, तो लंबाई बटा लंबाई, तो कुछ नहीं बचा हमारे पास में, ये क्या आ जाएगा? इकाई हीन होता है। कैसा होता है? इकाई हीन होता है। विकृति इकाई हीन है। जबकि प्रतिबल की अगर बात करें तो प्रतिबल होता है बेटा बल बटा क्षेत्रफल, ये हो जाएगा न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे बात करें आयतन विकृति, तो आयतन विकृति का मतलब किसी वस्तु के आयतन में परिवर्तन हो गया। जैसे हमने देखा था यहां पर कि ये पहले इसके पास में आयतन V था, अब आयतन इसका ये बच गया और परिवर्तन कितना हो गया है? डेल्टा V का। तो आयतन में परिवर्तन डेल्टा V और प्रारंभिक आयतन कितना था? V था। तो यहां से अपन बोल देंगे कि ये हो गया डेल्टा V बटा V। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो देखने की है यहां पर बेटा जी, क्योंकि अगर किसी बॉल पर सभी दिशाओं से बल लगेंगे तो इसका जो आयतन में परिवर्तन है वो ऋणात्मक होगा, क्योंकि आयतन धीरे धीरे कम हो रहा है। आयतन धीरे धीरे कम हो रहा है तो अपन बोल देंगे माइनस डेल्टा V बटा V। जब आगे चलें तो अब आ गई हमारे पास में अपरूपण विकृति। बेटा अपरूपण विकृति को समझते हैं कि जैसे हमने यहां पर, मैं एक सिंपल सा ये एक चित्र दिया गया है, इसमें अगर देखें तो हमने मान लो कि इसके ऊपर एक बल लगाया है कुछ इस तरीके से स्पर्श रेखीय। तो यहां से इसकी जो ऊपर वाला जो ये जो छत है या जो ऊपर वाला फलक है, इसमें विस्थापन कितने का हुआ? इसमें विस्थापन हुआ है L लंबाई का। क्लियर बात? और इसकी यहां से यहां तक ये जो लंबाई है ये है कैपिटल L। तो इसने यहां से ये जो कोण बनाया है फाई, यहां से ये जो कोण इसका बन रहा है बेटा फाई, इसको बोलते हैं हम अपरूपण विकृति। मैं इसको एक सिंपल से चित्र से तुम्हें समझाना चाहता हूं कि जैसे कि मान लो कि मेरे पास में ये एक वही अपने गेहूं की जो बोरी होती है वैसी एक बोरी है, या गेहूं का एक कट्टा है जो भर के रखा है। इसको अगर यहां से एक स्पर्श रेखीय बल लगा देंगे, यहां से एक स्पर्श रेखीय बल अगर अप्लाई करेंगे
तो कुछ समय बाद में क्या होगा बेटा जी, ये जो बोरी है इसका ऊपरी हिस्सा कुछ इस तरीके से यहां से विस्थापित हो जाएगा। इसका ये जो विस्थापन है इसको हमने बोल दिया छोटा एल, और इसकी ये जो लंबाई, ये जो ऊंचाई है इसको बोला हमने बड़ा एल। तो यहां से ये जो कोण बना है इसके प्रारंभिक लंबाई के साथ में, इस कोण को ही हम क्या कहते हैं, इस पर ये अपरूपण विकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरूपण विकृति कहते हैं। और ये जो बल होता है ये टेंजेंशियल बल है। कैसा बल है? टेंजेंशियल बल है। तो यहां से अगर मैं tan थीटा लिखूंगा, tan फाई अगर लिखूंगा तो लंबाई बटा आधार, ये लंब बटा आधार, लंब है छोटा एल और आधार क्या है? बड़ा एल। अब क्योंकि यहां पर ये कोण बहुत कम होता है, ये कोण बहुत कम होता है बाबा, तो यहां पर ध्यान से हम देखिए, जब अपन बेसिक मैथ्स पढ़ रहे थे कि अगर कोण बहुत कम होगा तो tan फाई बराबर होता है किसके? फाई के। तो यहां से फाई बराबर एल बटा एल हो जाएगा, जहां पर मैं बोल दूंगा कि ये एल तो है ऊपरी फलक का विस्थापन, ऊपरी फलक का विस्थापन, ऊपरी फलक का विस्थापन हो जाएगा, और बटा ये जो कैपिटल एल है ये है वस्तु की, ये है वस्तु की ऊंचाई। ये क्या है? वस्तु की ऊंचाई। बात हम ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। तो फाई बराबर एल बटा एल हो जाएगा। आगे हम बात करें ऐंठन कोण तथा अपरूपण कोण में संबंध क्या होगा, तो वो ध्यान से सुनिएगा कि यहां से मैं बात करूं, मेरे पास में जैसे मान लो कि हमारे पास में ये जो बोरी थी, ये जो बोरी थी इसके ऊपर हमने बल लगाया, तो ये थोड़ी सी यहां से इसमें ऐंठन आ जाती है, ये घूम भी जाती है थोड़ी सी। ये इधर किसकी है? ऊपर से, इससे इसके साथ साथ ये थोड़ी सी घूमने भी लग जाती है। तो ध्यान से देखिएगा कि यहां पर मेरे पास में ये एक, वही हमने मान लो कि बोरी ले ली है और इसके ऊपर मैं कोई बल लगाऊंगा तो इसमें थोड़ा सा घुमाव पड़ जाता है। यहां से देखिए ये कोण जो बता रहा है कि इसमें थोड़ी सी ऐंठन आ जाती है, यहां से ये देखूं तो ये कोण बनता है थीटा, और यहां पर ये जो कोण है बेटा ये हमारे पास में क्या है? फाई है। तुम्हें इन सब बातों में नहीं पढ़ना है, तुम सिंपल सी बात ध्यान रखो, हमारे सवाल आएगा तो ऐसा सवाल आएगा कि ये जो घुमाव कोण है और जो ऐंठन कोण है इसमें क्या संबंध होगा अपरूपण कोण के साथ में। तो हमारे पास में फाई बराबर आर थीटा बटा एल, और हमने पहले ही बोल दिया है कि फाई तो अपरूपण कोण है और ये जो थीटा है ये क्या आ चुका है बेटा? घुमाव कोण है। इसको याद रखिएगा बेटा जी, इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है कि घुमाव कोण और ऐंठन कोण, ये जो घुमाव कोण और अपरूपण कोण है, घुमाव कोण को ही अपन क्या बोल रहे हैं? ऐंठन कोण भी बोल रहे हैं। इनके बीच का ये संबंध है। आर यहां पर हमारे पास में इसकी ये त्रिज्या है बेटा जी। बात क्लियर है? आगे हम अगर चलें तो अगला बहुत महत्वपूर्ण और हमारे सवाल पूछने जाने की सबसे ज्यादा संभावनाएं जो होती है वो इसी टॉपिक से होती है बेटा। और ये जो टॉपिक है इसका नाम है हुक का नियम। एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने बोला कि प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्थता सीमा का मतलब है कि किसी वस्तु पर हम अधिकतम जो बल लगाएं जहां तक वो उस बल को सहन कर ले। कि मान लो कि किसी वस्तु पर हम कितना अधिकतम बल लगा सकते हैं जिसको वो सहन कर ले, या जहां से अगर उसकी आकृति में परिवर्तन होता है तो वो वापस अपनी आकृति में लौट जाए, तो वो अधिकतम बल जहां तक लगाया हमने वो इसकी प्रत्यास्थता सीमा है। बात क्लियर है? तो प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत प्रतिबल समानुपाती है विकृति के। हुक ने क्या बोला कि सॉरी बेटा एक मिनट, हाँ, हुक साहब ने बोला कि ये जो हमारे पास में प्रत्यास्थता सीमा है, प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति के। प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति के। भाई साहब, जितना ज्यादा प्रतिबल होगा, जितना ज्यादा प्रतिबल होगा उतनी ही ज्यादा विकृति भी होगी, उतनी ही ज्यादा विकृति भी होगी। कि बोले तो बाहरी बल जितना ज्यादा होगा उसके आकार में परिवर्तन भी उसी के हिसाब से बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे मैं इसको खींचता जाऊंगा, जैसे जैसे बल बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी लंबाई में परिवर्तन भी बढ़ता जाएगा। कम बल लगाऊंगा तो आकार में परिवर्तन कम होगा, ज्यादा बल लगाऊंगा तो आकार में परिवर्तन भी ज्यादा होगा।
तो प्रतिबल समानुपाती है विकृति के, फिर प्रतिबल बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा ई। यहां पर ये जो ई है ये हमारे पास में मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, प्रत्यास्थता गुणांक है। ई यहां पर हमारे पास में बेटा जी प्रत्यास्थता गुणांक है, ई है प्रत्यास्थता गुणांक। अब ये प्रत्यास्थता गुणांक हमारे पास में देखें तो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करें यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मतलब है अनुदैर्ध्य, जैसे यहां पर प्रतिबल बाई विकृति, तो अगर ये प्रतिबल अनुदैर्ध्य हो जाए और ये विकृति भी अनुदैर्ध्य हो जाए तो इसको हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर एफ बटा ए, और अनुदैर्ध्य विकृति क्या थी, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। तो यह आ गया हमारे पास में, और फिर बाद में गामा बराबर हमने लिख दिया, या कई लोग इसको वाई भी बोलते हैं, तो वाई बराबर एफ इंटू एल बटा ए डेल्टा एल। अब क्योंकि यहां से देख रहे हैं विकृति की कोई इकाई नहीं होती है, प्रतिबल की इकाई जो होती है वही इकाई किसकी हो जाएगी, प्रत्यास्थता गुणांक की। इसका मतलब यह हो गया न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। बात क्लियर है। फिर आगे बात करें तो इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हमारे को यह सूत्र पूछा जा सकता है, पता होना चाहिए कि स्वयं के भार के कारण तार की लंबाई में वृद्धि, कि ये एक तार था जिसको हमने छत से लटका के रखा है, जैसे इसको मैं यहां से लटका दूं तो खुद के वजन की वजह से, क्योंकि खुद का मास इसके पास में द्रव्यमान m होगा, जिसकी वजह से mg लगेगा, mg इसको लगातार खींच रहा होगा, तो खुद के वजन की वजह से लंबाई में कितनी वृद्धि हो सकती है, तो वो आती है डेल्टा एल बराबर mg एल बटा 2ay। फिर द्रव्यमान की जगह मैं घनत्व के पदों में लिख दूंगा तो यह आ जाएगा रो जी एल स्क्वायर बटा 2y। यहां पर y है यंग प्रत्यास्थता गुणांक और l है लंबाई और रो है घनत्व। रो क्या है बेटा, यहां पर यह है घनत्व। बात क्लियर है। और y हमें दिया गया है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण रिजल्ट हमें मिलता है, यह है कि यदि L लंबाई तथा R त्रिज्या के तार के एक सिरे से mg भार लटकाने पर तार की लंबाई में वृद्धि डेल्टा L हो तो उस तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा। इसने बोला कि ये एक तार है हमारे पास में जिसकी त्रिज्या R और इसकी लंबाई है L। यदि इसके किसी एक सिरे से मैं भार mg लटका दूं तो इसकी लंबाई में अगर परिवर्तन डेल्टा L है तो इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना होगा। तो ये जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है भैया, फोर्स तो कितना हो गया, बल हो गया है mg, और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया है पाई आर स्क्वायर। तो ये तो हो गया प्रतिबल बल बटा क्षेत्रफल और लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल बटा एल। तो ये हो जाएगा बेटा कितना, mg एल बटा पाई आर स्क्वायर गुणा डेल्टा एल। आगे हम चलते हैं तो हमें मिला है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, यहां से सवाल पूछे जाते हैं और ग्राफ वाले सवाल यहां से पूछ लिए जाते हैं। देखिए यहां से अगर मैं बात करूं तो हमने अभी अभी देखा कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक एफ एल बटा ए डेल्टा एल होता है। कि मान लो कि कल को हमें भार और लंबाई में होने वाले परिवर्तन के विरुद्ध एक ग्राफ बनाना हो तो इस ग्राफ की ढाल क्या होगी। तो मैंने यहां पर इसको परिवर्तन किया, यहां पर तो f बराबर वाई ए एल इंटू डेल्टा एल हो गया है, इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दिया है। तो c तो है नहीं, ये तो 0 हो गया है, y बराबर हो गया है f और x बराबर क्या हो गया है डेल्टा एल। तो ढाल m बराबर कितना आ चुका है, वाई ए बटा एल। तो ये थीटा हो गया, टेन थीटा ही हमें इसकी ढाल के बारे में बताता है, और ये आ गया है गामा ए बाई एल। तो ये हमें पता होना चाहिए। यहां से बहुत महत्वपूर्ण परिणाम निकाले जा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण परिणाम की अगर बात मैं करूं तो जैसे ढाल समानुपाती मिली है मेरे को किसके, क्षेत्रफल के, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। कि जैसे मान लो कि ये एक तार है हमारे पास में, बात क्लियर है, ये एक तार है हमारे पास में और एक तार कुछ इस तरीके से है। तो मेरे को पता है इसका क्षेत्रफल A1 है और इसका क्षेत्रफल क्या है, A2 है। तो यहां से मैं देखने को मिल रहा है कि इनमें से मेरे को मान लो कि ये नहीं बताया गया कि इनका क्षेत्रफल A1 और A2 में कौन ज्यादा है और कौन कम है। मेरे को इनकी ढाल बताई गई है कि इनके ऊपर लगाए गए बल तथा इसकी लंबाई में होने वाले परिवर्तन के विरुद्ध अगर ग्राफ बनाए और उसकी ढाल हमें पता हो तो ढाल ज्यादा होने का मतलब क्या है, इनका क्षेत्रफल भी ज्यादा होगा। और ढाल
कम है, इसका मतलब इनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब ढाल ज्यादा है तो तार कैसा होगा, तार मोटा होगा। तार कैसा होगा, तार मोटा होगा। और अगर ढाल कम है इसका मतलब, भाई ढाल ज्यादा इसका मतलब क्षेत्रफल ज्यादा, यहां से ज्यादा चौड़ा होगा, बात क्लियर है। और ढाल कम हो गई है इसका मतलब तार कैसा है, तार पतला होगा। तार कैसा होगा बेटा, तार पतला होगा, बात क्लियर है। फिर आगे हमें पता है कि E बराबर होता है प्रतिबल बटा विकृति। तो अगर ये Y है और ये x है तो E बराबर y बटा एक्स, और मेरे को पता है कि tan थीटा बराबर y बटा एक्स होता है, जो कि ढाल को बताता है। और यहां पर y बटा एक्स बोले तो प्रतिबल बटा विकृति, और प्रतिबल और विकृति में ग्राफ बना हुआ होगा तो इसके यहां से ढाल बराबर हो जाएगा प्रतिबल बटा विकृति। बात क्लियर है। आगे हम चलते हैं तो हमारे पास में अगला आया है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, यह है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको हम बीटा या कैसे लिखेंगे। बीटा की बात करें तो आयतन प्रतिबल बटा आयतन विकृति, जो कि आयतन के परिवर्तन को दिखाता है। और ये हमारे पास में आयतन प्रतिबल की बात करें तो F बटा ए और बटा माइनस डेल्टा V बटा V, ये आयतन विकृति होती है। और यहां से बीटा बराबर मिल गया माइनस पी बटा डेल्टा V बटा V। याद कर लीजिए, ये हमें काम आएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, हमें ये ऊष्मा गति की थर्मोडायनामिक्स में भी काम आएगा बेटा जी, ध्यान ले लीजिए, इसका काम आएगा हमें वहां पर भी, जब अपन अलग अलग प्रक्रमों के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे बात करें तो आदर्श गैस का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक प्रक्रम पर निर्भर करता है। आदर्श गैस का प्रत्यास्थता गुणांक प्रक्रम, प्रक्रम मतलब हमारे पास में समतापीय, समदाबीय और समायतनिक, ये कुछ इस तरीके के प्रक्रम होते हैं कि जहां तापमान नियत हो तो समतापीय, दाब नियत हो तो समदाबीय, और आयतन नियत हो समायतनिक। ये समझेंगे जब अपन गैसों के अनुगतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे और ऊष्मा गति की पढ़ेंगे। फिर आगे बात करें प्रतिबल विकृति ग्राफ, इंपॉर्टेंट है बेटा। इस तरीके से हमारे पास में ग्राफ बनता है जिसमें ये है हमारे पास में प्रतिबल, ये लिखा है हमने यहां पर, ये है बेटा जी प्रतिबल, और ये दिया गया है हमें विकृति। तो ध्यान से देखिएगा बेटा जी, प्रतिबल और विकृति के बीच में कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है कि ये हमारे पास में प्रत्यास्थता सीमा है। हुक साहब ने बोला था कि प्रत्यास्थता सीमा में प्रतिबल समानुपाती होता है किसके, विकृति के। तो प्रतिबल और विकृति समानुपाती है तो प्रत्यास्थता सीमाओं तक हमारे पास में एक सीधी रेखा बनेगी, सरल रेखा बनेगी इस तरीके की। फिर इसके बाद में हमारी प्रत्यास्थता सीमा खत्म हो जाती है। तो प्रत्यास्थता सीमा खत्म हो जाती है तो ये ग्राफ हमारे पास में सीधी रेखा नहीं बनेगा, क्योंकि अब समानुपाती है ही नहीं। समानुपाती नहीं है तो सीधी रेखा भी नहीं बन सकता है, बात क्लियर है। लेकिन फिर भी यहां तक इलास्टिक रीजन है कि कुछ हद तक जब हम थोड़ा सा प्रत्यास्थ सीमाओं से थोड़ा सा और ऊपर चले जाएं, वहां पर भी अगर किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन हो गया तो वो वापस से अपने आकार को पा सकता है। मतलब यहां तक आकार पुनः प्रारंभिक या प्रारंभिक आकार मिल जाता है, यहां तक प्रारंभिक आकार मिल जाता है, ये ध्यान रखिएगा बेटा जी। फिर आगे बात करें तो पूरा का पूरा प्लास्टिक रीजन है, यहां पर बल लगाए गए तो वस्तु टूट जाएगी। और यहां से अगर बात करें बेटा जी, ये अधिकतम सहनीय प्रतिबल है, जहां तक हम अधिकतम बाहरी बल को सहन कर सकते हैं। फिर ये यंग मॉड्यूलस हमने अभी देखा था कि प्रत्यास्थ, ये प्रतिबल, ये तो है प्रतिबल, और ये क्या है लिख देते हैं यहां से प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बिंदु है हमारे लिए ये कि मान लो कि किसी वस्तु के, मान लो कि हमें ग्राफ दिया गया और बोला गया कि इनमें से ये प्लास्टिक है कि कैसा है। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर किसी वस्तु में प्लास्टिक क्षेत्र ज्यादा है, अगर किसी वस्तु का प्लास्टिक क्षेत्र ज्यादा है तो वो वस्तु तन्य प्रकृति की होती है बेटा। और अगर किसी वस्तु में प्लास्टिक क्षेत्र कम होता है तो वो भंगुर प्रकृति की होती है। और हमारे पास में कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं बेटा, कुछ वस्तुओं में प्रत्यास्थता ज्यादा होती है,
ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी वो अपने प्रारंभिक आकार में नहीं आ पाते हैं। ऐसी वस्तुओं को अपन इलास्टोमर या प्रत्यास्थलक कहते हैं, जिनका ग्राफ प्रतिबल विकृति का ऐसा बनता है कि इनके पास में प्रतिबल ज्यादा था, लेकिन फिर भी ये अपने वापस से प्रारंभिक आकार में लौट नहीं पाते हैं बेटा। तो ये हमारे पास में आज का बहुत ही छोटा सा एक चैप्टर है बेटा जी, जिसमें अगर मैं बात करूं तो हमारे को ये एक छोटा सा पॉइंट मिल गया कि संपीड्यता क्या होती है। संपीड्यता होती है बेटा 1/, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। 1/, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको हम सी से लिखे और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बीटा होता है, तो 1/, बीटा। और इसके बाद में दृढ़ता गुणांक की बात करें तो ये हो जाएगा बेटा जी अपरूपण प्रतिबल। क्या हो जाएगा? अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति। अपरूपण प्रतिबल की बात करें तो क्या था अपरूपण, कि अगर स्पर्श रेखीय बल लगे किसी क्षेत्रफल पर, तो अब ये आ जाएगा हमारे पास में प्रतिबल का मतलब बल बटा क्षेत्रफल, और विकृति फाई से लिखे थे, तो ये आ गया हमारे पास में दृढ़ता गुणांक नीटा, जो कि अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति होता है। फिर आगे बात करें तो हमारे पास में है पोइसन निष्पत्ति या पोइसन अनुपात। जैसे कि मान लो कि हमने ये एक तार लिया है बेटा, और अगर इस तार को खींच रहे, जैसे मैं अच्छे से डायग्राम बनाता हूं यहां पर, कि ये एक तार है हमारे पास में, जिसमें देखें तो इसको अगर खींच लिया गया किसी बल की मदद से, तो इसकी लंबाई में तो परिवर्तन होगा ही होगा, साथ के साथ इसका ये क्षेत्रफल भी कम होगा। इसकी पहले अगर मैं त्रिज्या r मान लूं, तो बाद में इसकी त्रिज्या जो है वो मान लो कि r डैश है, लेकिन जो त्रिज्या में परिवर्तन हुआ, त्रिज्या में इसके परिवर्तन हुआ, वो हो गया है कितना? डेल्टा r। इसकी त्रिज्या भी कम होती है। बात क्लियर है? तो ये होता है पार्श्व विकृति बटा अनुदैर्ध्य विकृति। पार्श्व विकृति मतलब त्रिज्या में परिवर्तन, और त्रिज्या कम हो रही है, इसलिए माइनस डेल्टा r बटा r, और ये होता है डेल्टा l बटा l। बात क्लियर है? तो ये होता है पोइसन निष्पत्ति या पोइसन अनुपात। इसके बाद में अगर बात करें तो किसी तार को खींचने में किया गया कार्य, किसी तार को खींच रहे हैं तो कितना कार्य होता है? वो होता है W बराबर 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन। इसको याद रखिएगा। प्रतिबल की बात करें तो F बटा A होता है, विकृति डेल्टा L बटा L होता है। आयतन को अपन क्या लिखते हैं? क्षेत्रफल गुणा लंबाई, तो ये क्षेत्रफल गुणा लंबाई हो गया। A से A खत्म हो जाएगा, L से L खत्म हो जाएगा, और ये बच गया 1/2 F इंटू डेल्टा L। ये कार्य हो गया है किसी तार को खींचने में। फिर आगे है तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा घनत्व, कि ऊर्जा घनत्व कितना हो जाएगा। तो इसको कुछ नहीं करना है, हमें घनत्व से भाग दे देना है, ये जो आया था हमारे पास में, तो 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति मिलेगा। तो ये आ गया है हमारे पास में तार में संचित स्थितिज ऊर्जा घनत्व। तार में संचित स्थितिज ऊर्जा घनत्व। बात क्लियर है? फिर ये हमारे पास में आ गया है कि एक छड़ को दीवारों के, जैसे एक दो दीवारें हैं, इनके बीच में एक छड़ बांध दें, तो और फिर उसका तापमान कम ज्यादा करें। तो अब क्या होता है कि जब किसी वस्तु का तापमान कम ज्यादा होता है तो उसमें तापीय प्रसार होता है। ये तापीय तापमान वृद्धि की वजह से या तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, और तापमान कमी होने से उसकी लंबाई कम होने लगती है। तो यहां पर यह है डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा का मतलब है तापमान परिवर्तन। ये क्या है बेटा जी? ये है तापमान परिवर्तन। तापमान परिवर्तन। तो यहां से देखें कि इसमें ऊष्मीय विकृति अल्फा डेल्टा थीटा होगी, और ऊष्मीय प्रतिबल वाई अल्फा डेल्टा टी। यहां पर वाई हमें दिया गया है, ये है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ये ध्यान रखिएगा। फिर बात करें ऊष्मीय तनाव। ऊष्मीय तनाव इसमें आ जाएगा। बोले तो इस रस्सी में तनाव कितना हो जाएगा? ये तो हो गया है हमारे पास में तनाव, ये हो गया है हमारे पास में प्रतिबल विकृति, और ये हो गया है हमारे पास में ऊष्मीय विकृति। ऊष्मीय विकृति की बात करें तो बोले तो डेल्टा L बटा L। बात क्लियर है? और ये हमारे पास में ऊष्मीय प्रतिबल है, जो कि तनाव बटा इसके क्षेत्रफल को दिखाएगा। बात क्लियर है बेटा? ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में देखे तो ये सारी देखे बेटा। इसके बाद में अगर बात करूं तो माइंड में फिर से बात करता हूं, अंत में जाते जाते मैं तुम्हें दोहरा रहा हूं बेटा, इसको काम में लीजिए रिवीजन के लिए। ऐसे मत समझो कि अगर तुमने माइंड मैप पढ़ा है तो तुम्हें सारी चीजें क्लियर है बेटा जी। माइंड मैप का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बहुत तेजी से रिवीजन करने का मदद करवाना है।
बात समझ में आती है? तो इसको सिर्फ काम में लीजिए कि चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब मेरे को कैसे 15-20 मिनट में सारे सूत्र देख लूं, जल्दी जल्दी से याद आ जाए, उसमें काम में लीजिए बेटा जी। बाकी सवाल और तुम्हारे जो थ्योरी है या क्लास नोट्स हैं उनको पढ़ोगे तभी हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे बेटा जी। ये सिर्फ मदद करेगा लास्ट में जल्दी से रिवीजन करने में कि सारे सूत्र देख लें, सारे सूत्र याद कर लें, या लास्ट में रात में सो रहे हैं तो सोते सोते किसी चैप्टर को अगर रिवीजन करना है तो तुरंत से माइंड मैप निकाल लो और उसके सारे सूत्रों को एक बार दोहरा लो और याद कर लो, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी सूत्रों पर निर्भर करती है बेटा जी। तो लगे रहो इन सभी चीजों को लेकर और मेहनत करते रहो बेटा जी। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले चैप्टर में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बेटा जी। जय हिंद, जय भारत।